नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाए हैं आज शो में हम आपके लिए। RBI ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और उसके इस फैसले का आप पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये समझेंगे अपने मेहमानों से आज इस शो में हम आगे। साथ ही साथ कोटक बैंक के नतीजों पर है नजर। खास बातचीत उदय कोटक जी से, समझेंगे कि LIC के IPO पर क्या रुख है उनका। इसके अलावा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए दमदार एक्सपर्ट्स कॉल भी शो में होंगी शामिल। रिजर्व बैंक के ब्याज दर में बदलाव के ऐलान के बाद बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। 15 मार्च के बाद निफ्टी 16,700 के नीचे फिसल कर बंद हुआ है। बाजार में आज दिन भर क्या हलचल रही, बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद अब जुड़ रही हैं हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आई थिंक दोनों तरह के ट्रेडर्स से पैसा कमाया होगा। मॉर्निंग में प्लस साइड के ट्रेडर्स ने, बुल्स ने, और उसके बाद 10:30 के बाद जब हमने देखा कि जब बाजार 17,000 से नीचे स्लिप हुआ और उसके बाद एक दबाव में ही बाजार है, सस्टेन में नहीं कर पाए, किसी तरह का बुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव क्रीपन पहले ही हो चुकी थी RBI के इस अनाउंसमेंट से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट्स भी आज ब्रेक हुए हैं। 16,800, 16,850, 36,000 ये बड़े सपोर्ट थे दोनों इंडेक्स के लिए। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात हम कर रहे हैं, दोनों पर ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और डाउनसाइड आ सकता था और बाजार में हमने देखा भी 16,700 के नीचे इस वक्त बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी वॉच आउट करना होगा क्योंकि ये फेड के एक दिन पहले मूव से, फेड के रेट हाइक की से एक दिन पहले का मूव है जिसे ज़रूर स्टांस में लेना होगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स की रिकवरी लास्ट आवर में, लास्ट मिनट्स में ज़रूर आई, लेकिन वीकनेस बाजार में ज़रूर दिखाई दी। सारे ही सेक्टर्स आपको, स्पेशली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो या फिर रियल एस्टेट हो, इनमें सब में आपको वीकनेस दिखाई दी। लूजर्स थे, इनफैक्ट ड्रैगर्स जो थे बाजार पे। किसने बाजार पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया? दोनों बजाज ट्विन काउंटर्स ने, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। यहाँ वीकनेस देखने को मिली। इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया था पोस्ट द रिलायंस, पोस्ट द RBI अनाउंसमेंट। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ड्रैगर्स थे और टाइटन के पोस्ट नंबर्स, बुरे नंबर्स के बाद थोड़े से वीक एस्टिमेशन से थे। उसके बाद हमने देखा कि सुबह से इस पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। और इसके अलावा कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने इस बाजार में भी, इस गिरावट में भी अपनी बढ़त को खोया नहीं या फिर वीक नहीं हुए? उनमें ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया फ्रॉम FMCG पैक, वहाँ पर ज़रूर मोमेंटम बरकरार रहा। लेकिन उसके अलावा सारे ही स्पेसेस में, सारे ही सेक्टर्स में आपको एक वीकनेस देखने को मिली। बड़े सपोर्ट यहाँ ब्रेक डाउन हुए। देखना होगा कि कल किस तरह का मूव निकल कर आता है। हालांकि US मार्केट्स इस वक्त प्लस है क्योंकि बहुत हद तक फेड का डिसीजन फैक्टर इन है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये एक शॉक था, ये सरप्राइज था जिस पर एक नी जर्क रिएक्शन हमने क्लियरली बाजार में देखा। अब ये और बढ़ सकती है वीकनेस या नहीं, या फिर ये सिर्फ नी एंड जर्क रिएक्शन था, ये हमें कल तक के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल प्रियंका ने यहाँ पर पूछा और वही मैं अपने मेहमानों से भी पूछूंगा आज। मेरे साथ आस्था जैन और विनय रजानी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विनय, जो प्रियंका अभी बात कर रही थी उसी बात को मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा था। ये नी जर्क रिएक्शन है बाजार के लिए या फिर अब यहाँ से बाजार और गिरता हुआ दिखेगा? 16,800 एक अहम सपोर्ट कई लोगों ने बताया था बाजार के लिए है, अब हम उसके नीचे हैं। कितनी और वीकनेस दिखती है आपको? जी, डेफिनेटली एक डिसाइसिव सपोर्ट टूटा है और पिछले दिनों हमने देखा था कि निफ्टी एक रेंज में चल रहा था, 16,825 की नीचे की रेंज और ऊपर में 17,400, तो ये 600 पॉइंट की रेंज में बाजार घूम रहा था। एक जिगजैग टाइप ऑफ मूव था, चॉपी ट्रेंड था। उस चॉपी ट्रेंड में से आज हम क्लियर कट एक ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं। आज निफ्टी ने उसकी 200 दिन की एवरेज भी तोड़ दी है। तो इन अ वे इट्स अ टिपिकल टेक्स्ट बुक ब्रेकडाउन। वो जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन आया, 16,800 का सपोर्ट टूट गया है। तो डेफिनेटली चार्ट्स तो वीक लग रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के, तो कहीं दबाव तो रहेगा। और इनकेस कोई पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो उछाल आएगा, तो उछाल में वापस से एक आपको सप्लाई आता हुआ दिखेगा और ऊपर के लेवल से हम वापस से एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब एक फ्रेश शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं। तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म में डाउन टर्न है और मेरे हिसाब से 16,600 नो डाउट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जा सकता है। लेकिन जैसे आज फेड की मीटिंग है तो कुछ भी नेगेटिव निकल के आता है तो 16,600 का सपोर्ट तो टूट के ही खुलेगा कल के दिन में। मेरे हिसाब से 16,350, 16,400 तक तो इमीडिएटली आ जाना चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी और NBFC भी काफी वीक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी शॉर्ट टर्म ट्रेंड हैज टर्न डाउन।
थोड़ा भी इंट्राडे उछाल आता है तो सेल करके चलिए, और जब तक ये आज का जो हाई था 17,132 का, वो जो टूटता नहीं है तब तक मार्केट में तेजी करने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी 17,132 जो आज का हाई है, उस स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट पोजीशंस में बने रहना चाहिए, और निफ्टी करीबन 16,350 से 16,400 का टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो शॉर्ट साइड पर ही रहने में समझदारी है। आज का जो टॉप है 17,132, उसको आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मान के 16,400 से 16,350 तक के यहाँ पर डाउन साइड देख सकते हैं। लेकिन आज बड़ी वजह क्या रही बाजार में गिरावट की, और वो थी आरबीआई का जो है फैसला। महंगाई का जोरदार झटका जो है सीधे ब्याज दरों पर पड़ा है। आरबीआई ने अचानक रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, जिसने सबको चौंका दिया। आरबीआई की एमपीसी में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा करने पर सहमति बनी। एमपीसी मीटिंग के फैसले का ऐलान गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है आज। To reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. We have announced our intention to engage in withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains aligned to the target. As I had stated in April 2022, as I had stated in last April, monetary policy, our actions will be calibrated to the rapidly evolving situation so that impulses of growth are preserved and strengthened. Our journey is best reflected in the words of famous Greek philosopher Epictetus. The trials you encounter will introduce you to your strengths. Remain steadfast, and one day you will build something that endures. आस्था इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यहाँ पर शक्तिकांता दास को, और जाहिर तौर पर उसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही थे, कोई और चारा उनके पास बचा नहीं था। मेरा सवाल ये है कि अब जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में स्टॉक मार्केट के लिहाज से अब कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करना सही रहेगा? गुड इवनिंग सौमित्रा जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज आरबीआई ने ये एक मूव लिया है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज मूव था। और जिस तरह से रिटेल इन्फ्लेशन 7% के ऊपर, जो कि आरबीआई का कंफर्ट जोन था, उससे काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो उसको कर्व करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और ये जो स्टेप है, मेरे हिसाब से इसका अंत अभी यहाँ हुआ नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि जून ऑनवर्ड्स, जो जून में वापस से मीटिंग है, तो जून ऑनवर्ड्स अब हम FY23 में जो उतर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रेट हाइक का एक सिलसिला हमें यहाँ पे चालू होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो इम्पैक्ट आया है, मुझे लगता है कि रेट हाइक का ये जो सिलसिला है, ये आगे भी जारी रहेगा। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं, तो आज जिस तरह से हमने देखा है, रियल एस्टेट सेक्टर को यहाँ पे मार पड़ी, एनबीएफसीज को मार पड़ी। इनफैक्ट अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी एक हमने डाउनसाइड आते हुए देखा। तो मुझे लगता है ये सेक्टर्स थोड़ा सा अभी यहाँ पे प्रेशर में रह सकते हैं, तो इन सेक्टर्स पे थोड़ा सा यहाँ पे नजर बनानी चाहिए, और यहाँ पे एंट्री करने के लिए अभी थोड़ा सा और रुकने की सलाह रहेगी, स्पेशली जहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वहीं रुक बनाए। दूसरी तरफ जो सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सौमित्रा पहले भी मैंने आपके चैनल पे बोला था कि मुझे अभी जो कंपनियां पसंद आ रही हैं वो बेसिकली जो डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का फोकस अभी भी बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी बना हुआ है, तो वो अच्छे लगते हैं। प्लस
मैं आईटी में भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी खरीदारी कहीं नहीं करनी है, थोड़ी और गिरावट आती, क्योंकि आज जिस तरह से अहम स्तर भी टूटा है 16,800 का, क्योंकि लास्ट 2 या 3 वीक की भी अगर हम बात करें तो एक दायरे का जो कारोबार हो रहा था निफ्टी में 16,800 से 17,400 के बीच में, उसका भी एक हमने मूव यहाँ पे आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है थोड़ी और वीकनेस आएगी, तो अभी खरीदारी ना करें, बाइंग ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की मैं सलाह दूंगी, डिफेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों में, लेकिन बाइंग और डिप्स का ध्यान रखें। टिप्स की स्ट्रैटेजी डिफेंस और आईटी, ये दो स्पेस हैं जहां पर फोकस करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैक्रोस का दिन है तो उस पर भी और व्यूज आपको देना बहुत जरूरी है। आरबीआई की ओर से जो रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद जाने माने मैक्रो इन्वेस्टर मनीष डांगी का कहना है कि अगले 2 साल में ये जो इंक्रीज है ये करीब 300 बेसिस पॉइंट तक का हो सकता है। चारों तरफ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन्फ्लेशन या किसी और कंसिडरेशन की वजह से अपनी रेट्स को नॉर्मलाइज या टाइटन करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आप बहुत देर तक इस चीज को ये नहीं मान सकते कि हमारे देश में कुछ यूनिक होगा और हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो इवेंचुअली ये होना ही था। जैसा मेरा आपसे कई बार बात हुआ है पिछले कई महीनों से कि जिस फॉर्म में ये होगा, जिस तरह से आरबीआई रिले कर रहा था अपने मैसेज को, तो मेरा व्यू ये था कि हमेशा मोस्ट प्रोबेबली ये शॉक के फॉर्म में ही होगा। और तो अब ऑफ कोर्स होना तो था ही है, लेकिन क्योंकि वो शॉक के फॉर्म में हुआ है, ओके, तो उसकी वजह से उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट पहले ऑर्डर में मार्केट्स पे आता है, बट इकोनॉमी पे भी आता है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ इस रेट हाइक को ऐसे देखना कि नहीं चलो 40 बेसिस पॉइंट शायद जून में होता था और अभी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव वजह ये रखना पड़ेगा कि अगले 2 सालों में अब हमको यहाँ से 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है अगर स्वैप मार्केट्स को देखें तो आप अपने रेपो रेट को, फंडिंग रेट को 7.5 पे लेके जाएंगे। तो अगर आप 7.5 पे एक रात का पैसा अगर बोरो करने का रेट होगा आरबीआई से, तो फिर 10 साल का बॉन्ड इंडिया में कहाँ ट्रेड होगा। तो वही मैं आप लोगों को कुछ महीनों से बता रहा हूँ कि शायद 8 के आसपास में 2022 में हम लोग देख पाएंगे। तो एक आम इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि अगर 10 साल का बॉन्ड ही 8% होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को ब्लॉक करे, इक्विटी में अपने पैसे को ब्लॉक करे या कैश में रखे। तो इसी कंसिडरेशन के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। अब देखिए रेट्स काफी ऊपर आ गई हैं। आज 10 साल का एनुअलाइज यील्ड जो है वो 60 के आस तक पहुंच गया है। 30-40 बेसिस पॉइंट और उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को आने लगेगा कि शायद वो बॉन्ड खरीद ले। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान ब्याज दरों में कम से कम 100 बेसिस पॉइंट तक और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। We expected the interest rates to move up, and this is in line with our expectations of how interest rates will go. In fact, going back to the Twitter, based on last RBI policy again, I had commented that if inflation is at, I think RBI's fourth quarter estimate was 5.1%, and I had said even if you have to move to zero real interest rates, which is based on the last policy, I said we need at least 100 basis points hike in the current fiscal, and that was based on April policy of RBI. If inflation data changes and the inflation data in thereafter has been adverse, the repo rate hikes would be at least 100 basis points total, could be more. विनय, यहाँ पर आज देखा जाहिर तौर पर बैंक्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते दिखाई दिए। जिस तरह के जो आरबीआई की तरफ से जब स्टेप्स उठाए गए तो उसमें कमजोरी बढ़ती हुई दिखी। बैंक निफ्टी हमने देखा करीब 900 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ है। आपको लगता है कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनी है या अभी बैंक से दूर रहेंगे आप? बैंक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट आई है वो बैंक्स के लिए डायरेक्टली नेगेटिव है, एनबीएफसी के लिए भी नेगेटिव है। और जिस तरह का क्रूड भी हम देखें तो क्रूड में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्रूड में भी कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडिया को। तो बेसिकली अभी ब्रेंट क्रूड देखें तो 109 पे आ गया है। तो दिन के दौरान क्रूड भी बढ़ा है और नेगेटिव सरप्राइज भी आया है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नेगेटिव है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल ब्रेकडाउन है। तो जो पिछले 5-6 दिन से बैंक निफ्टी जो 35,500 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ नहीं रहा था, के नीचे क्लोज आया, तो विच इज अ नेगेटिव साइन। तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से 2 से 3% तो और भी गिरावट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में।
निफ्टी में और 2 से 3% की गिरावट पॉसिबल है। और कोटक बैंक ने नतीजे भी जारी किए चौथी तिमाही के अपने, और जो एनालिस्ट अनुमान से बेहतर थे। बैंक की बैलेंस शीट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। नतीजों को और डिटेल में समझते हैं, मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ रहे हैं मेरे साथ। हर्ष, बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आई कोटक बैंक के नतीजों से? कोटक का Q4 FY22 के नंबर्स में नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा उछाल दिखा है। ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो नेट इंटरेस्ट इनकम ऊपर गया है। 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब वो 4,500 करोड़ से ज़्यादा वो नेट इंटरेस्ट इनकम आया है। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अराउंड 12.75% से ऊपर गया है, 12.75% से ऑलमोस्ट 24% सिक्वेंशियली ऊपर गया है। 3,340 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया और प्रोविजंस हमारे अंदाजे के मुताबिक आए हैं 300 करोड़ पे, 306 करोड़ पे वो प्रोविजंस आया है, 74% लोअर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जब हम पैट नंबर को देखें तो एक अच्छा ग्रोथ पैट नंबर में 65% ऑलमोस्ट पैट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑलमोस्ट 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब वो 2,767 करोड़ पे वो पैट नंबर आया है। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस दोनों काफ़ी अच्छे घटे हैं। जब हम ग्रॉस एनपीएस को देखें, अब वो 2.71% Q3 में था तो अब 2.34% पे आया है, तो ऑलमोस्ट 0.37% से घटा है ग्रॉस एनपीए नंबर। नेट एनपीए भी ऑलमोस्ट 0.15% से घटा है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो वो 0.64% पे आया है। तो दोनों एसेट क्वालिटी और पीएनएल काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए। जब हम बैलेंस शीट साइड पे जाए तो 21% ग्रोथ दिखा है एडवांसेस साइड पे, 11% ग्रोथ दिखा है डिपॉजिट साइड पे, दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी हेल्दी ग्रोथ दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट पे। जब हम कासा को देखें तो वो 60.7% पे आया है। अगेन इंडस्ट्री लीडिंग कासा कोटक बैंक ने दिखाया है। और कैपिटल एडिक्वेसी मोर देन कंफर्टेबल जब देखें तो 22.7% पे कैपिटल एडिक्वेसी, निम्स 4.8% पे ऑलमोस्ट, और आरओए इज ऑलमोस्ट 2.4% पे। सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कोटक महिंद्रा बैंक से। शुक्रिया हर्ष। आस्था, कोटक बैंक पे नज़र डालें अगर, तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं बाजार की उम्मीद के हिसाब से, और आज इस ख़राब बाजार में भी जब बाकी बैंक्स गिर रहे थे ये फ्लैट जाकर बंद हुआ है। बिल्कुल अगर आप नज़र डालें तो हालांकि एक समय पॉजिटिव टेरिटरी में भी था, 1 रुपया ही ऊपर, लेकिन फ्लैट बंद हुआ है। कोटक बैंक पर फिलहाल क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल सौमित्रा, यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन थी, चाहे से मैं कासा रेशियो की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 60% की थी, उसमें भी एक मामूली बढ़त है एक्सपेक्टेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ। दूसरी तरफ जीएनपी रेशियो में भी जो फॉल आया है वो एक बड़ा फॉल है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। जीएनपी रेशियोज की भी अगर मैं बात करूँ, मैं सिर्फ 17 बेसिस पॉइंट का एक यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर रही थी और मुझे लग रहा था कि 2.5% के आसपास आएगा, जबकि 2.34% आया है। तो चाहे से जीएनपी फ्रंट हो, चाहे से कासा रेशियो फ्रंट हो, चाहे से निम्स की मैं बात करूं, सभी पैरामीटर्स पे कोटक बैंक ने यहाँ पे आउटपेस किया है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को। और इस तरह के मार्केट में भी क्योंकि फ्लैट बंद हुआ है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी एक साइडवेज ट्रेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस लगते हैं। 1800 से लेके 1840 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें अगर किसी को पोजिशनल एंट्री करनी है तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, और 1850 का इनिशियल टारगेट रहेगा। चलिए 1850 तक का टारगेट के साथ, लेकिन पोजिशनल लीजिए, सिचुएशन यहाँ पर अपनी बाइंग कीजिए, क्योंकि बाजार की सिचुएशन हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैरिको पर भी फोकस है क्योंकि उसके भी नतीजे आने वाले हैं। विनी मोतीवाला मेरे साथ जुड़ रही हैं। विनी, क्या उम्मीद है? हमने देखा एचयूएल के नतीजे तो थे, मार्जिन पर प्रेशर था, मैरिको से क्या उम्मीद है? मैरिको अपने Q4 FY22 नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 8% पे, बॉटम लाइन की ग्रोथ है 10% की, और मार्जिन्स तो है इबिटा मार्जिन्स वो फ्लैट एक्सपेक्टेड है, 15.8% की इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ना ऑब्वियसली हमें फेयर आइडिया होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है मैरिको से, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल अपडेट आती है। तो उस अपडेट में उन्होंने क्या बताया कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ट्रेंड है वो एक्सपेक्टेड है कि सबड्यूड और वीक रहेगी, क्योंकि रूरल सेंटिमेंट वीक था और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ती थी, तो उसकी वजह से भी सेंटिमेंट थोड़ी वीक रहती है। मार्जिन्स फ्लैट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिक्लाइन नहीं है, क्योंकि प्राइजेस जो थे कोपरा के वो लोअर प्राइसेस है, तो थोड़ी बेनिफिट वहाँ पे भी रहेगी। और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेनली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फूड बिजनेस में ये टाइम। इंटरनेशनल बिजनेस डबल डिजिट कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, मेनली ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बेस पे भी होगा अच्छा ग्रोथ। पैराशूट कोकोनट ऑयल की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे मार्जिनल
लोअर डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रही है YoY बेसिस पे, और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट में वैल्यू ग्रोथ जो है लो सिंगल डिजिट की वैल्यू ग्रोथ है। ओवरऑल फैक्टर्स जो वॉच आउट करने के लिए है, मेनली कोपरा प्राइसेस की क्या ट्रेंड है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि कोपरा प्राइसेस में डिफ्लेशन दिख रहा है, और अपडेट क्या होगा सफोला के ग्रोथ में, वो मेन फैक्टर्स हैं वॉच आउट करने के लिए मैरिको से। करेक्ट, मैरिको पर भी नज़र रहेगी। यहाँ पर आस्था आप ही से पूछना चाहूँगा मैं, HUL, ब्रिटानिया सबके नंबर्स हमने देखा, मार्जिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैरिको के भी नंबर्स आने वाले हैं। इस पूरे स्पेस में इस समय कैसे अप्रोच करना चाहिए और कौन सा टॉपिक होगा आपका? देखिए, ब्रिटानिया के क्योंकि नंबर यहाँ पे ठीक ठाक है तो वो एक काउंटर है जो ठीक लगता है। इनफैक्ट HUL ने भी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिवली ही सरप्राइज किया था। अब अगर मैं मैरिको की बात करूँ तो मैरिको से रियली यहाँ पे बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सफोला जो इनका मेजर ब्रांड है वहाँ पे कंपनी ने लास्ट ईयर मतलब काफ़ी प्राइस हाइक्स यहाँ पे लिए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्यूम है वो फिर भी मेरे हिसाब से और डी ग्रोथ ही हमें दिखाएगा, क्योंकि जब भी प्राइस हाइक होते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम पे तो यहाँ पे असर पड़ता है। दूसरी तरफ पैराशूट, जैसा कि यहाँ पे आपके भी जो एनालिस्ट है वो बता रहे थे कि पैराशूट में भी यहाँ पे एक वॉल्यूम डी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल मैरिको में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया नतीजों की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। अगर यहाँ पे अगर इसी स्पेस की बात करें तो अगर रिजल्ट ऑलरेडी देखे जाए तो HUL ठीक लगता है, तो वहाँ पे एक नज़र बनाए रख सकते हैं, लेकिन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो जल्दबाजी तो वहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके चलना चाहिए। HUL है यहाँ पर फोकस में, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलिए। मैरिको के नतीजे कल आएंगे, तब देखते हैं कि क्या सिचुएशन आगे बनती है। फोकस में जो है वो LIC भी है, क्योंकि उसका IPO खुल गया है आज और 64% भर चुका है पहले दिन। पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। LIC पर ही, इसके IPO पर ही मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने उदय कोटक से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। सर, LIC के IPO में रिस्पांस तो शुरू हो गया है, आज पहला दिन था। आपको क्या लगता है, क्यों, जबकि आप इसमें एडवाइज़र भी थे और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, आपको क्या लगता है कि LIC की IPO किस तरीके से फेयर करेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा जाएगा? सो आज जो रिटेल इन्वेस्टर के नंबर आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। देखो, जो एवरेज इंडियन का LIC पे कॉन्फिडेंस है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि LIC IPO में रिटेल इन्वेस्टर along with the institutions who have committed is a good sign of the strength of LIC as a brand. बिल्कुल, तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी अच्छे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की उम्मीद उदय कोटक कर रहे हैं। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि मेरे मेहमान कौन से स्टॉक आइडियाज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वक्त है VIP शेयर्स का। विनय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ऐसे बाजार में लॉन्ग साइड जाना चाहेंगे या शॉर्ट? कल क्या प्लान है आपका? जी, ऐसे बाजार में एक टेक्निकल सेटअप मिल ही नहीं रहा है कि जो बाय साइड का एक हमको एक कॉन्फिडेंस दे। काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी ख़राब बन रहे हैं चार्ट्स पे और ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सेल ही करके चलना चाहिए। तो मैंने डेरिवेटिव के स्टॉक्स चुने, दोनों शॉर्ट साइड के। फर्स्ट है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में हमने देखा था कि जिस तरह से ऑटो सेक्टर में उछाल आया था उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिख पाया था और कहीं ना कहीं स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था एंटायर ऑटो सेक्टर में। तो अमर राजा बैटरी ने आज डेफिनेटली मार्केट के साथ एक बढ़ते वॉल्यूम के साथ एक गिरावट दिखाई है। तो हमारा राजा बैटरी का मे फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं फॉर 1 to 2 सेशन। करीबन 544 के करीबन उसका प्राइस है, उधर शॉर्ट करिए मे फ्यूचर। स्टॉप लॉस आपका 555 होना चाहिए और टारगेट 527 रहेगा। जो दूसरा पिक है जो शॉर्ट साइड का है वो है बर्जर पेंट। काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है और बढ़ते हुए क्रूड की कीमतें भी पेंट सेक्टर के लिए एक नेगेटिव साबित हो सकती है। तो वो भी एक फैक्टर जो फंडामेंटली इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल डेवलपमेंट्स ऐसे बन रहे हैं कि ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सेल बर्जर पेंट मे फ्यूचर जो 690 के करीबन ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस आपको 707 पे रखना चाहिए और डाउन साइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 665। तो दोनों पिक का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 से 2 सेशन का रहेगा। 1 से 2 सेशन के लिए यहाँ पर मे फ्यूचर्स डेरिवेटिव यहाँ पर आइडियाज दिए हैं। सेल करने का सजेशन है हमारा राजा बैटरी का मे फ्यूचर और बर्जर पेंट का मे फ्यूचर, ये दोनों आपको सेल करके चलने हैं। आस्था, आपकी तरफ से कोई आइडिया?
देखिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी वरुण बेवरेजेस को, लेकिन अभी ना आज मेरे हिसाब से 1091 के आसपास क्लोज हुआ है, थोड़ा गिरता है और तकरीबन 1070 के जोन में मिलता है तो बहुत बढ़िया खरीद होगी। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे वरुण बेवरेजेस को खरीदा जा सकता है और इसके जो अल्टीमेट टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 1150 से 1200 के रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए वरुण बेवरेजेस में, लेकिन मैं फिर बोलूँगी प्रेजेंट स्तरों पे नहीं, थोड़ी गिरावट और गहराती है तब खरीदारी की सलाह रहेगी 1070 के आसपास। करेक्ट। तो 1070 के आसपास तक ये स्टॉक गिरे वरुण बेवरेजेस का, जो कि इस बाजार में बिल्कुल संभव है, तब आप पोजीशन लीजिए इसमें और उसके बाद लॉन्ग साइड पोजीशन जा सकते हैं आप, और आपको करीब 1150-1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर से ये पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान देना जरूरी है। चलिए आस्था और विनय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए, और कल की तैयारी की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर इसलिए।